आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है दिव्यांशु। स्वागत करते हैं आपको हम ट्यूशन में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट का अपना नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। और सॉलिड स्टेट में आज पढ़ेंगे कि क्रिस्टल जालक और एकक कोशिका के बारे में। पहले उसके बारे में समझेंगे कि ये क्या होता है, और उसके बाद से कुछ ऐसे संकुलन की संरचना देखेंगे जिसमें निविड़ कुछ संकुलन की संरचना देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद से विभिन्न प्रकार के रिक्तियों और निवेट, जैसे कि टाइप टाइप का एंगल ट्रायंगल बनेगा और टेप बनेगा तो उसका किस प्रकार का फार्मूला यूज करते हैं। एफसीसी होता है, बीसीसी होता है, इसी टाइप का सब पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो क्रिस्टल जालक होता है, क्रिस्टल जालक में तीन चार चीजें मिलकर के बनी होती हैं। पहले आपका आता है कि जो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल में मुख्यतः जैसे कि तीन चीजें हम लेते हैं। लेते क्या हैं? अव्ययी कण लेते हैं, परमाणु लेते हैं, अणु लेते हैं और आयन, ठीक है। ये तीनों मिला करके क्या बनते हैं? ये तीनों मिला करके अव्ययी कण बनते हैं, ठीक है। ये हो गया अणु आपका, ये परमाणु, ठीक, और कण। ये सारे मिल करके क्या बनते हैं? अव्ययी कण बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी देखेंगे कि क्रिस्टल जो भी होता है वो इन सबों के मिलकर के एक निश्चित ज्यामिति बनाता है। क्या बनाता है? एक निश्चित ज्यामिति बनाता है और व्यवस्था होती है। अब किस टाइप की व्यवस्था होती है और कैसे ज्यामिति बनाती है उसके बारे में देखते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई, इसको आप देख लेंगे कि किसी भी क्रिस्टल अव्ययी कण, ठीक है, किसी भी क्रिस्टल में अव्ययी कण को मिला करके बना होता है। और अव्ययी कण में जैसे कि परमाणु आता है, अणु आता है, आयन आते हैं, ये सारे सारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे अव्ययी कण होते हैं, ठीक है। इन सबों से मिला करके हम क्रिस्टल जालक की परिभाषा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे क्रिस्टल में अव्ययी कणों की तीनों विमाओं में, अर्थात त्रिमीय व्यवस्था और क्रिस्टल जालक कहते हैं, ठीक है ना। ये इसका हम जब भी परिभाषा देंगे तो ये सारा चीज एक साथ लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्रिस्टल जालक की परिभाषा हो गई। आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि क्रिस्टल में परमाणु आता है, अणु आता है, आयन आता है। ये सारे के सारे कौन से कण होते हैं? अव्ययी कण से मिलकर के बने होते हैं। जब इन कणों को आपस में रखकर जोड़ा जाता है तो मिला दिया जाता है तो क्रिस्टल का रूप बन जाता है, जिसको हम क्रिस्टल जालक के नाम से जानते हैं, ठीक है। आरेख प्राप्त होता है यदि कोई क्रिस्टल आयनों से मिलकर के बना होता है। अर्थात यदि किसी क्रिस्टल में अव्ययी कण आयन हो तो इसे आयनिक जालक कहते हैं, ठीक है। आयनिक जालक क्या किसे कहते हैं? आयनिक जालक किसे कहते हैं? यहाँ से आप देखेंगे कि यदि किसी क्रिस्टल में अव्ययी कण आयन हो तो उसे आयनिक जालक कहते हैं, ठीक है। यदि क्रिस्टल के परमाणु सहसंयोजक बंधों द्वारा बंधे हुए हो तो उसे सहसंयोजक क्रिस्टल जालक कहते हैं। ऊपर चित्र में दर्शाए गए अनुसार प्रत्येक अवयवी कण एक बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे हम आगे पिक्चर में भी देखेंगे और यहाँ भी समझ ले रहे हैं आगे, जिसे जालक बिंदु या जालक स्थल कहते हैं। किसी भी क्रिस्टल जालक में कई तल होते हैं, अतः किसी क्रिस्टल जालक में बने तल को क्रिस्टल तल कहते हैं। यदि जालक के सभी अवयवी कणों को सीधे रेखा में जोड़ा जाए तो जालक की ज्यामिति प्रदर्शित होती है, और हम उपने कणों के आपस में जोड़ देते हैं जिससे ज्यामिति बन जाती है, ठीक है। तो ये जालक हो गया, और जालक की विभिन्न प्रकार की ज्यामिति हो गई। कुछ भी क्रिस्टल इसके वही कणों से मिलकर के बना होता है, जिसमें वही कण होता है, अणु परमाणु आयन होता है, ठीक है। तो निम्न निम्न प्रकार की यहाँ चीजें दी गई थी। सहसंयोजक क्रिस्टल के बारे में जाने अभी, ठीक है। उसके बारे में क्रिस्टल जालक हो गया यदि किसी सहसंयोजक बंध हो, ठीक है ना। ये सारा मिलकर के जालक बनाता है, और अलग अलग प्रकार के जालक बनते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जालक के रूप में हम देखते हैं इसको। ज्यामिति बन गई और यहाँ पर क्रिस्टल तल बन गया, और ऐसे ही सारी चीजें हम आगे समझते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है जिसमें हम पढ़ते हैं कि क्रिस्टल जालक का कैसा लक्षण होता है, ठीक है। इसके लक्षण के बारे में समझते हैं कि क्रिस्टल जालक का कैसा लक्षण होगा। तो क्रिस्टल जालक में स्थित प्रत्येक बिंदु को जालक बिंदु कहते हैं, ठीक है ना।
क्रिस्टल जालक में जो भी बिंदु, जो भी हम ऐसे डिनोट करेंगे, ऐसे डिनोट करेंगे, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे होते हैं एक बिंदु होते हैं, जालक बिंदु ही जिसको कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक जालक बिंदु अणु, परमाणु और आयन से मिलकर के बनता है, जिसको हम प्रत्येक जालक जो होगा बिंदु, जितना ये डॉट बना, ये डॉट बना, ये डॉट बना, ये डॉट बना, ये सारा का सारा क्या है? ये जालक बिंदु है, ठीक है। ये जालक बिंदु है जिसको आरूढ़ से बनता है, परमाणु से बनता है और आयन से बनता है, जिसको निरूपित करते हैं। ये हो गया। तीसरा आता है कि जालक बिंदु को सीधी रेखा में मिलाने पर क्रिस्टल जालक की ज्यामिति बन जाती है, ठीक है। जब हम जालक को एक मतलब एक निश्चित रेखा पे मिलाएंगे तो कुछ टाइप का इस टाइप का बनेगा, कभी ये हेक्सागोनल बनता है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के जालक बनते हैं, इस टाइप का भी जालक बनता है, या कभी कभी ये क्या बन जाए, ये क्यूबॉइड बन सकता है, ठीक है। ये इस टाइप के जालक बनते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो आगे है जिसमें पहला पॉइंट आता है कि इकाई कोष्टिका क्या होती है और इकाई सेल पैरामीटर क्या क्या होते हैं। जैसे कि इकाई कोष्टिका उसको कहते हैं जिस क्रिस्टल में चालक की छोटी इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होती है, उसे इकाई कोष्टिका कहते हैं, यानी यूनिट सेल इसको इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं? यूनिट सेल, ठीक है। ये इकाई कोष्टिका हो गया। अब इकाई सेल के पैरामीटर कौन कौन से होते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो इकाई सेल के पैरामीटर हम दिखाए थे, कल ही बात हुआ था इसके बारे में। ये होगा, बी होगा, सी होगा, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे होते हैं इसके पैरामीटर हैं, ठीक है ना। क्या है? अल्फा है, बीटा है, गामा है, ए है, बी है, सी है। इन सब से हम इसकी पैरामीटर को दर्शाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जिसमें यहाँ पर दिया हुआ है पॉइंट है आपका, अक्षीय दूरी जिसे हम किससे दिखाते हैं? एबीसी से व्यक्त करते हैं। और अक्षीय कोण, कोण जो भी होगा, जितना एंगल होगा उसको अल्फा बीटा गामा से दिखाएंगे। और दूरी जो होता है उसको किससे दिखाते हैं? उसको हम एबीसी से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा चीजें हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे अभी, और देखेंगे पिक्चर के रूप में होगा तो समझेंगे उसको। ये जो है जितना एबीसी है, ठीक है, ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ए है, बी है, सी है, ठीक है। ये क्या है? सी है, ए है, बी है। ये सारा का सारा क्या होता है? इसको बोलते हैं अक्षीय कोण, अक्षीय बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? इसको कोण बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, ये सारा हो गया। ये सारा का सारा क्या था? अक्षीय दूरी था, सॉरी, अक्षीय दूरी था और अक्षीय कोण था, ठीक है। ये क्या है? ये जो पॉइंट है हमारा, ये जो पॉइंट है अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण, जिसको हम अक्षीय दूरी को दिखा रहे थे किससे? अक्षय दूरी को, ये जो है यहाँ से, ये अक्ष है हमारा, यहाँ से यहाँ दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये क्या है? अक्षय दूरी है। और ये क्या होता है? ये कोण होता है जिसको अल्फा बीटा गामा से दिखा रहे हैं। इसको हम कहते हैं पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल भी बोलते हैं, मापक बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे जो एकक कोष्टिका होती है ना, उनको हम विभिन्न टाइप के प्रकार से भी देखते हैं, ठीक है ना। तो एकक कोष्टिका को विस्तृत रूप से दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला आता है अर्ध एकक कोष्टिका आता है, दूसरा होता है केंद्रित एकक कोष्टिका। तो अर्ध एकक कोष्टिका जो होता है, जब अवयवी कण एक कोष्टिका के केवल कोनों पर उपस्थित हो तो उसे अर्ध एकक कोष्टिका कहा जाता है, ठीक है। उसको अर्ध एकक कोष्टिका बोलेंगे। दूसरा होता है हमारा केंद्रित एकक कोष्टिका। जब एक एकक कोष्टिका एक अथवा अधिक अवयवी कणों दोनों कोणों के अतिरिक्त उन पर अन्य स्थितियों पर भी उपस्थित होते हैं। जैसे कि हम यहाँ बात कर लें, जैसे अर्ध एकक कोष्टिका में अभी हम पिक्चर के रूप में समझेंगे इसको, लेकिन यहाँ देख लेते हैं पहले। जैसे कि यहाँ बात कर रहा है कि जब एक अव्ययी कण एकक कोष्टिका के केवल कोनों पर उपस्थित होता है, यानी क्या होगा? सिर्फ कॉर्नर पर ही उपस्थित होगा। तो इसको क्या हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे अर्ध एकक कोष्टिका कहते हैं।
लेकिन अब जब एकक कोशिका जो होता है जब वो केंद्र पर आ जाता है तो उसको क्या कहेंगे, केंद्रीयत एकक कोशिका। यानी एक जब एक एक एकक कोशिका एक अथवा अधिक अवयवी कण, एक से ज्यादा अवयवी कण होंगे, चाहे कण में अणु परमाणु ले लें, कुछ भी ले लें, तो क्या होगा, एक से ज्यादा होगा तो दोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों में पर भी उपस्थित होते हैं, तो उसे केंद्रीय एकक कोशिका कहते हैं। केंद्रीय एकक कोशिका जैसे मुख्यतः तीन प्रकार के रूप में इसको देखते हैं। केंद्रीय जो होता है उसको तीन प्रकार से देखते हैं। तो तीन प्रकार में यहाँ पर आपके सामने है। अभी तो दो के बारे में समझ लिए, तीसरा में दो में भी कुछ और पॉइंट आते हैं, जिसमें हम जो आपका दूसरा पॉइंट था, यानी केंद्रीय एकक कोशिका जो था, केंद्रीय एकक कोशिका में इसको तीन प्रकार से देखते हैं। ठीक है, कितने प्रकार से देखते हैं, तीन प्रकार से देखते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर देखते हैं, पहले देखते हैं अंत, अंत के केंद्रीय एकक कोशिका, यानी अंत में लगने वाला, फिर फलक केंद्रीय होगा, और फिर अंत केंद्रित कोशिका होगा। तीन प्रकार का कोशिका के बारे में समझेंगे। जो आपका अंत केंद्रीय एकक कोशिका होता है, ऐसी एकक कोशिका में एक अव्ययी कण होते हैं। एक अव्ययी कण में कौन कौन से आते हैं, परमाणु, अणु अथवा आयन। कोनों में उपस्थित कोनों के अतिरिक्त उनके अंतर केंद्र में होता है, यानी कोना में भी होगा और केंद्र में भी होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, अंतर केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। फिर आता है फलक केंद्रित एकक कोशिका, यानी फलक एकक केंद्रित कोशिका में, ऐसी एकक कोशिका में कोनों पर उपस्थित होता है अव्ययी कण, और अतिरिक्त अव्ययी कण प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी होता है, तो उसको क्या कहते हैं, फलक केंद्रित एकक कोशिका होता है। बाद में आता है अंत केंद्रित एकक कोशिका। तो ऐसे का एकक कोशिका कोनों पर उपस्थित होता है, और कोनों के अतिरिक्त अवयवी कण मतलब दो विपरीत फलकों पर होगा, या दो जैसे आमने सामने होता है, इसमें ऐसे होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, अंत केंद्रित एकक कोशिका होता है। केंद्र में पाया जाता है अर्ध यानी सरल एकक कोशिका, तथा विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों का निरीक्षण करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि सभी सात संरचनाओं के सदृश यह मूल नियमित संरचना है, सात क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। जो सात को हम अभी आगे पढ़ेंगे कि कितने टाइप के इसको क्रिस्टल सिस्टम है, तो टोटल सात क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। क्रिस्टल सिस्टम में अंतर्गत हमको पता लग जाता है कि जो आकार प्रकार है जो भी हमने दिया हुआ है वो किस टाइप का होता है। ठीक है, तो सातों क्रिस्टल सिस्टम प्रदर्शित किए गए हैं इसकी आधे एकक कोशिकाएं तथा उससे बनने वाली केंद्रीय एकक कोशिकाएं के रूप में संभव विभाजित सारणी एक तीन में मौजूद है। ठीक है, तो जो इसका कोष्टक का देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक है, एक हमारे पास ए है, बी है, सी है, तो ये क्या हो गया, इसके हम मतलब उसको दर्शा दिए कि ये अक्षीय क्या है, ये कॉर्नर दिखाते हैं, और ये वाला एंगल जो होता है ये अल्फा 90 डिग्री है, बीटा 90 डिग्री है, गामा 90 डिग्री है। ये घनीय हो गया, ये हो गया द्विसमलंबक और विषमलंबक, षटकोणीय हो गया। जब हम वो करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, जैसे कि आईआईटी मेंस में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है न्यूमेरिकल। ठीक है, तो न्यूमेरिकल करने के लिए जो यहाँ पर दिया हुआ है आपके सामने है, घनीय है, दीव समलंबाक्ष है, तो इसमें पूछ देता है कि अगर कोई एटम हमारे पास अव्ययी कण मान के चलते हैं षटकोणीय है, तो षटकोणीय में कितने साइड होते हैं, कितने उसके एंगल हैं, इसके बारे में हमको समझना जरूरी होता है। यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये सारे के सारे इसके कोण हो गए। तो कोण में भी हम देखते हैं कि ये क्या है, इसका अगर फार्मूला यूज करते हैं तो हेक्सागन के रूप में है। ये हमारा कैसा होता है, एक पृष्ठ इसका देखते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ के रूप में देखेंगे। यहाँ ये आपका क्या है, एक आयत हो गया, लेकिन ये क्यूबॉइड भी होता है। ठीक है, तो ये क्या है, विषम लंबाक्ष है, षटकोणीय हो गया। और इसके बीच का एंगल देखते हैं, एंगल कितना, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो अल्फा पूछ देगा न्यूमेरिकल में कि अल्फा कितना यूज करना है, तो 90 डिग्री होता है, बीटा 90 डिग्री होता है, गामा 120 डिग्री होता है। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा षटकोणीय में। ठीक है, फिर आपका है विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष में क्या होता है कि इसका जो एंगल होता है, ये आप देख पा रहे हैं, ये ए है, बी है, सी है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तीन टाइप के हो गए। इन्हीं सबों में आपको देखने होते हैं कि ये सारे के सारे जितने आपके सामने गिवन है,
इन्हीं पर डिपेंड करता है। तो आपको मैथमेटिक्स में जितने फार्मूलाज हैं, ठीक है, जितने सूत्र होते हैं उसको सूत्र को आपको रट लेना है, क्योंकि यहाँ पर उपयोग हो सकता है। हम तो मान के चलेंगे कि आगे हम दे देंगे, सिंपल फार्मूला दे देंगे, 1/8 है, क्रॉस 1/8, काट देंगे और कुछ और आ जाएगा, हो गया आपका काम। लेकिन जब एग्जाम आता है आपका, जैसे बोर्ड के एग्जाम में तो सिंपल सा पूछ देता है, लेकिन अगर आप मेंस के पेपर में देने जाते हैं, आईआईटी मेंस का पेपर हो गया या कोई भी पेपर हो गया, तो उस टाइप के पेपर में आप ऐसे बातों पर ध्यान देंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूमेरिकल आप लगाएंगे। और अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो उसके लिए क्या दिक्कत है, आप मतलब अपनी बुक ले सकते हैं, हिंदी में पढ़ सकते हैं उसको, और हिंदी में आप आगे बढ़ सकते हैं आगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सारणी में हम देखें, ऊपर तो हम देखें पिक्चर के बारे में, ठीक है, ये सारे के सारे फोटो के बारे में देखें। अभी इसको हम एक सारणी के रूप में देख लेते हैं, मतलब कि एंगल के कितना होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा, ये सब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जिसमें 7 जो कोष्ठिकाएं और केंद्रित सेलों के रूप में उनके संभव विविधताएं, ठीक है। तो जो घनीय होता है, घनीय में हम देखे थे, घनीय क्या था, घनीय आपके सामने ये फोटो था, ये आप देख पा रहे हैं घनीय है, ठीक है। तो घनीय में आप देख रहे थे कि इसका जो संभव विविधताएं, ठीक है, अर्ध होता है, अंतर केंद्रित होता है, फलक केंद्रित होता है, ठीक है ना। और इसकी अक्षीय दूरियां अथवा कोर लंबाई कितनी होती है, ए बी बराबर सी, मतलब इसका जो भी कोर लंबाई होगा, लंबाई चौड़ाई इसका जितना आता है, ये कोर लंबाई बोलते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये कोर लंबाई होता है, ठीक है। आपके सामने जो कोर लंबाई है इसका क्या है, ये सारा का सारा समान होता है, यानी ए बराबर बी बराबर सी बराबर होगा, इसमें तीनों का तीनों बराबर होता है, ठीक है। ये हो गया। और इसके बीच के कोण कितने होंगे, ये सारे के सारे अल्फा बीटा गामा। उदाहरण के लिए अगर हम NaCl ले लें, सोडियम क्लोराइड ले लें, यस, ब्लेड ले लें और कॉपर ले लें, ये सारे के सारे क्या होते हैं, घनीय होते हैं। अब बात करते हैं द्विव समलंब अक्ष के बारे में। देखिए द्विव समलक्ष भी मतलब इसका दो साइड क्या होगा, दो साइड बराबर होगा, जैसे कि ये ले लें और ये ले लें। लेकिन सामने वाला क्या है, छोटा पड़ जा रहा है, तो ये क्या होगा, इसका साइड में अंतर आ जाता है, यानी दो बराबर हो गया और एक क्या हो गया, एक नहीं बराबर होगा, ठीक है। तो जब नहीं बराबर होगा तो इसके लिए हम नॉट इक्वल टू सी ले लेंगे, जैसे कि ए और बी, जैसे नीचे वाली जो परतें थी वो बराबर थी, लंबाई ज्यादा हो जा रहा था सी, तो सी जो है वो बराबर नहीं है इन दोनों के, ठीक है। तो सी हो गया। फिर अल्फा बीटा गामा एंगल तो सब में 90 डिग्री ही होगा। और एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं तो श्वेत टी SnO2, TiO2, CaSO4, ये सारा क्या है, द्विलंबक शांत, ठीक है। और अब बात करते हैं विषम लंबाक्ष के बारे में, ठीक है। तो विषम लंबाक्ष जो होता है, विषम लंबाक्ष आपके सामने फोटो है, जिसमें आप अगर इसमें अगर दिमाग लगाना हो क्या करेंगे, इसमें जो है सी और बी बराबर दिख रहा है और ये क्या है, डिफरेंट दिख रहा है। लेकिन ये क्या है, इसकी हाइट और इसकी हाइट एक जैसी होगी, लेकिन ये तीनों आपस में बराबर शायद होता है कि नहीं होता है, इसके बारे में ध्यान देते हैं। ये क्या होगा, तीनों के तीनों बराबर नहीं होगा, लेकिन एंगल क्या होगा, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होगा। और विषम लंबाक्ष गंधक जो होता है वो KNO3 और BaSO4 होता है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ पिक्चर भी मिलेगा जिसमें हम पढ़ेंगे कि जितने जालक होते हैं उनके अर्ध केंद्रित फलक, अर्ध केंद्रित फलक, ठीक है ना। अभी हम पढ़ते हैं इसके बारे में, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जो षटकोणीय होता है, षटकोणीय यानी क्या होगा, षट में आपका ये षटकोणीय है, ठीक है। षटकोणीय आप देख पा रहे हैं 7 गो कोण होगा इसमें, ठीक है। ये हो गया। जिसमें जिसमें क्या है, मतलब एक जो है बराबर नहीं लेकिन दो बराबर है, और एंगल जो होगा अल्फा और बीटा 90 डिग्री का होता है, लेकिन गामा जो होता है वो 120 डिग्री का होता है। इसमें जो आता है एग्जाम्पल में ग्रेफाइट आता है, ZnO, CdS आता है, ठीक है। ये हो गया आपका षटकोण हो गया। ये षटकोण हो गया। षटकोण में क्या हो गया, मतलब ए और बी बराबर लेकिन सी बराबर नहीं है, ठीक है ना। और अल्फा और बीटा दोनों 90 डिग्री है, और यहाँ क्या है, 120 डिग्री है, क्योंकि हेक्सागोन बनाता है तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो 120 बनेगा। और यहाँ जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री और 90 डिग्री बनता है, ठीक है। इसको बोलते हैं षटकोणीय, ठीक है।
और षटकोणीय है, ठीक है ना। एक जो है बराबर नहीं है, दो बराबर है। एंगल इसका 90 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है ना, ये षटकोणीय हो गया। अब आता है त्रिसमनाथ अथवा त्रिकोणी, ठीक है। आद तो ए बी सी इसका क्या होगा, ए बी सी जो होता है बराबर होता है और अल्फा बीटा गामा। लेकिन अल्फा और बीटा बराबर गामा के बराबर नहीं होता है। और इसका जो सी एस CO3 एग्जाम्पल है, और एच जी एस क्या है, सिल्वर। ये क्या है, ये सारा का सारा एग्जाम्पल है इसका। ये त्रिकोणी है, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। बराबर नहीं है, लेकिन एंगल जो है डिफरेंट डिफरेंट एंगल का होगा। दो एंगल बराबर होगा, अल्फा बीटा बराबर होगा, लेकिन गामा जो है वो बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब आता है इकनताक्ष। इकनताक्ष देखते हैं, इकनताक्ष क्या है। आध है अंत केंद्रित, अंतर केंद्रित, यानी इसका जो होगा ए बी सी जो होगा कितना होगा, नहीं बराबर होगा आपस में। लेकिन इसका दो एंगल 90 डिग्री होगा और एक जो होगा बराबर नहीं होगा 90 डिग्री के। इसका एग्जाम्पल है एकनाथ गंधक, ठीक है। एकनाथ गंधक यानी सेंट का ये आता है रूप में, Na2SO4 और 10H2O, ठीक है। ये हो गया आपका एकनाथ गंधक हो गया, एकनाथक्ष और त्रिनत्राक्ष। त्रिनताक्ष है, त्रिनताक्ष जो होता है इसका बराबर नहीं है और 90 डिग्री भी नहीं है, और इसका क्या है, ये सारा एग्जाम्पल है K2CrO7 CuSO4 5H2O और H3BO3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि जो भी जितने जालक होते हैं उनके जैसे कि आपके सामने ये जो पिक्चर है वो है अथवा, ये आध है, यानी इसके जो एंगल है ये सारा का सारा क्या है, ये बाहर की तरफ होता है, ठीक है। और इसमें केंद्र में है, और ये क्या है, सारा का सारा केंद्र में ज्यादा है, ठीक है ना। तो तीन घनीय जालकों की एकक कोष्टिकाएं, ये सारा तीन घनीय जालक की एकक कोष्टिकाएं हैं। ये तीन घनीय जालक हैं, ये भी घनीय जालक हैं, ये भी घनीय जालक हैं। इसको सरल भी कहते हैं। ये अंत केंद्रित का एग्जाम्पल होता है, और ये फलक केंद्रित होता है, ठीक है। सभी भुजाएं समान एवं सभी फलकों के मध्य 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। ये सारे के सारे कितने डिग्री वाले हैं, सबके सब 90 डिग्री वाले हैं। अब यहाँ पर है कि दो दिशमलक्षात जालक जो होते हैं उसमें आता है, ये सारा देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये दो दिशमलक्ष जालक होते हैं, ठीक है। लंबाई और इसका जो भुजा होता है, लंबाई और भुजा जो होता है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि इनके बीच का जो एंगल बन रहा था वो एक 90 बन रहा था, और एक जो है वो ज्यादा बन जा रहा था, ठीक है, जिसको गामा। और ए बराबर बी बराबर नॉट इक्वल टू सी था इसमें, ठीक है, आध में। अब आता है अंतर केंद्रित, यानी अंदर की तरफ केंद्रित जो होता है, ये है आपका द्विलिक्षम जालक हो गया, ठीक है। ये टोटल लमसम 14 है, उसको आप ध्यान देंगे। यहाँ पर है कि चार विषम लवक्ष जालक, ठीक है ना। चार जो मतलब चार विषमलक्ष जालक जो होते हैं वो देखें आप ध्यान से। जो इसके में भुजाएं होती हैं वो सभी पलकों के मध्य 90 कोण बनाती हैं। अंतरः केंद्रित, यानी ये अंदर की तरफ केंद्र में है ये। यानी सिंपल अगर साधारण पिक्चर देखें इसका, तो ये सारा पिक्चर बनेगा, और यहाँ पर जो है वो केंद्र है इसका। यहाँ बना, यहाँ बना, यहाँ बना, यहाँ बना, तो ये वाला जो अंतर केंद्रित है ये बोला जा रहा है कि ये क्या है, अंत केंद्रित है, ठीक है। यानी यहाँ पर पिक्चर देख पा रहे हैं, ये जो है ये क्या है, अंत केंद्रित है। ये भी ये क्या है, अंत केंद्रित है। और एक फलक केंद्रित होता है, यानी जी सिर्फ साइड पर होगा। फलक का मतलब होता है किनारा, ठीक है, यानी एक परत। जो इसका जो शेप है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा था, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है और यहाँ बन रहा है, तो ये इसको क्या बोलेंगे, ये होता है फलक केंद्रित होता है, ठीक है। और जब अंदर की तरफ बनता है केंद्र में तो उसको बोलते हैं अंतर केंद्रक। ये सारा का सारा जो फेस होता है इसमें कितना है टोटल, एक है, दो है, तीन है, चार है, एक सामने होगा, एक पीछे होगा। तो टोटल कितना है, छह फेस है। और छह फेस पर छह ठो ये फलक बनेगा, ठीक है। छह छह फलक बनेगा, तो काउंटिंग कितना हो गया इस वाले शेप के लिए, तो इस वाले शेप के लिए टोटल छह हो गया। यहाँ जो है अंतर केंद्रित, यानी एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, तो यानी दो ही बनेगा इसमें। और बाकी तो साइड पर है, यहाँ पर साइड में है, साइड में है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये इसको बोलते हैं अंत केंद्रित बोलते हैं।
और अंत केंद्रित में क्या होगा, अंत केंद्रित यही फलक पर जो मतलब बनता है, फलक पर ही सिर्फ बनेगा तो वो क्या बोलते हैं, अंत केंद्रित बोलते हैं। यानी थोड़ा सा ये डाउन बनता है, ये जो है शेप है यहाँ बनेगा। और क्या है, अर्ध है, अर्ध में क्या होता है, ये बस बॉर्डर पर मतलब ये कॉर्नर पर जो होता है उसको अर्ध बोलते हैं। तो ये चार विषम लंबाक्ष जालक हो गया, एका कोष्टिका हो गया। और यहाँ जो एक नाथ तक्ष जालक जो होते हैं, एक नाथ तक्ष में दो फलके होती हैं, मध्य कोण 90 का होगा। ठीक है, तो मध्य कोण 90 का हो गया, दो फलके हो गए, ये अंत केंद्रित हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे पिक्चर है आपके सामने, षटकोणीय जालक एकक कोष्टिका। ठीक है, तो षटकोणीय जालक जो हो गए, इसकी कोष्टिका में 60 डिग्री हो गया, और एक भुजा की लंबाई दो से भिन्न है, तो फलकों पर चिन्हित कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो प्रीषणाक्ष जालक की एक कोष्टिका यहाँ देखते हैं, इसको समझते हैं। ये जो है, इसमें सभी भुजाएं कितनी है, 90 डिग्री हो गई। ये सारा का सारा फोटो है जो हम पहले बात कर रहे थे ना, कि किस टाइप के अंदर पूर्ण बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं। यहाँ जो था आपका घनीय हो गया, अर्ध बन रहा है, यहाँ केंद्रित बन रहा है, फलक केंद्रित बन रहा, अंत केंद्रित बन रहा है। ये क्या रहे, संभव विविधताएं हैं। ठीक है, जिसको हम संभव विविधताएं को अच्छे से यहाँ देखें, याद बन रहा था, अंत केंद्रित बन रहा है, फलक बन रहा है, अर्ध केंद्रित, ये सारा का सारा पहले हम अभी पढ़े हैं। ठीक है, ये सारा का सारा गया, अर्ध केंद्रित, ये सारा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कि एक एकक कोष्टिका में अव्ययी कणों की संख्या कितनी होती है। अगर एकक कोष्टिका है हमारे सामने, तो उसके में जो अव्ययी कण होते हैं, यानी परमाणु, अणु और आयन होते हैं, ये कितने कितने होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में समझते हैं कि जितने क्रिस्टल होते हैं वो तीन प्रकार अव्ययी कण में पाए जाते हैं, परमाणु, अणु और आयन में। ठीक है ना, तो प्रत्येक में अवयवी कण जितने होते हैं वो कौन सा भाग मतलब वशिष्ठ एकक कोशिका के संबंध में होगा। इसको मुख्यतः हम तीन प्रकार के घनीय एकक कोशिकाओं पर विचार करते हैं। ठीक है, तो जो इसके टाइप हो गए वो कितने टाइप हो गए, तीन टाइप के हो गए। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, पहला देखते हैं, ये आता है आपका अधघनीय एकक कोशिका। यहाँ जो पोर्शन दिया हुआ ये क्या है, अध है। ठीक है, अर्धघनीय एकक कोशिका। अर्धघनीय एकक कोशिका में जो भी परमाणु अवयवी कण हो गए, केवल कोने पर होते हैं। कहाँ पर होंगे, कोने पर होते हैं। यहाँ पर पिक्चर से हम साफ समझ सकते हैं कि पिक्चर है, हाँ पिक्चर है। ये मतलब जो अर्ध को घनीय की कोशिका हो गए, कहाँ पर होंगे, सिर्फ कॉर्नर पर होते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित होंगे, कॉर्नर पर स्थित होते हैं। ठीक, ये हो गया। और कोने पर हो गए, तो चित्र हम देखें, फोटो देखे हैं। ठीक है, चार एकक कोशिकाएं समान परत में, चार एकक कोशिकाएं ऊपरी अथवा निचली परत की होती हैं। अतः वास्तव में एक परमाणु जितना होगा वो कौन सा भाग होगा, 1/8वां भाग होगा। ठीक है, जिसको एकक कोशिका कहेंगे। ठीक है ना, हम ध्यान देंगे कि इसका कौन सा भाग हम ले रहे हैं, तो इसका हम भाग ले रहे हैं 1/8वां भाग ले रहे हैं। ठीक है, एक वशिष्ठ एकक कोशिका के संबंधित रखते हैं इसको। ये जो फोटो दिया हुआ है, इसका कौन सा भाग लेंगे, ये पोर्शन है, दो पोर्शन है, तीन पोर्शन है, चार पोर्शन है, एक आगे पोर्शन है, एक पीछे पोर्शन है। ठीक है, टोटल भाग कितना हो गया इसका, एक, दो, तीन और चार और पांच और छः। इसका कौन सा भाग लेंगे, इसका हम भाग ले सकते हैं 1/6 ले सकते हैं। ठीक है, ये जो पोर्शन है 1/8वां भाग वशिष्ठ एकक कोशिका से संबंधित रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो एकक कोशिका होता है ना, वो तीन प्रकार से हम ले सकते हैं। पहला जो कोशिका होता है कि एकक कोशिका को तीन भाग में हम मतलब बांटते हैं इसको। पहला जो होता है कि ये जो होता है छोटा गोला, ठीक है ना, प्रत्येक छोटा गोला उस स्थिति पर उपस्थित कण के केवल केंद्र के निरूपित करता है, उसके वास्तविक आकार को नहीं। ऐसी संरचनाएं जो होती हैं वो विवृत संरचनाएं कहा जाता है। मतलब अगर डिफिनेशन दे दे
एग्जाम में विपरीत संरचना क्या होता है? तो विपरीत संरचना होता है कि जो केंद्र में निरूपित रहता है, यानी जो बीच में होगा। यहाँ पर जो फोटो देखे हैं, ये जो फोटो देख रहे हैं, ये कहाँ पर है? ये केंद्र में है। तो जो केंद्र में निरूपित होता है वो क्या होता है? वो आपका विपरीत संरचना होता है। ठीक है, ये जो क दिया हुआ है ये क्या है? ये विपरीत संरचना का फोटो है। विपरीत संरचना मतलब वास्तविक आकार को केवल केंद्र को निरूपित करता है और वास्तविक आकार को नहीं। ऐसे संरचनाओं को विपरीत संरचनाएं कहा जाता है। विपरीत संरचनाओं में कणों की व्यवस्था को समझना, ठीक है, समझना होता है। यहाँ आप देख रहे हैं विपरीत संरचना में केंद्र में नहीं है, यहाँ पे, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, लेकिन कहाँ पर है? ये आपका कॉर्नर पर पाया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? सिर्फ इसको विपरीत वो बोलेंगे, विपरीत संरचना बोलते हैं। ठीक है, ये कौन सी संरचना कहाएगी? ये कहाएगी विपरीत संरचना कहाएगी। ठीक है, केवल कहाँ पर है? केवल ये कॉर्नर पर होता है, तो ये इसको हम कहेंगे विपरीत संरचना कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा होता है कि दिक् स्थान भराव संरचना। ठीक है ना? तो दिक् स्थान जो होता है, एकक कोशिका को दिक् स्थान भराव निरूपित को कणों को वास्तविक आकार के साथ चित्रित करता है। ये जो फोटो दिया गया है, ये फोटो में आप देख पा रहे हैं कि ये सारा का सारा यहाँ पर, यहीं पर कुछ गैप होता है जिसको हम वार्ड बोलते हैं, यानी खाली जगह बोलते हैं। ठीक है, खाली जगह को ही लेकर के हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये जो है बीच में, यहाँ खाली जगह है, ये खाली जगह है, ये खाली जगह, ये खाली जगह, ये सारा का सारा ये खाली जगह है। जब तीन को हम रखेंगे एक साथ में, जैसे कि अगर हम तीन सर्किल लेते हैं, तीन सर्किल लेते हैं, तो तीन सर्किल को हम लेते हैं तो वो एक साथ जब रखते हैं, जैसे कि एक सर्किल ले लिया हम यहाँ पर, सपोज दैट हमने लिया यहाँ दो सर्किल लिया। ठीक है, ये जो हो गया ये तीन सर्किल हो गया, तीन सर्किल हो गया। तो ये जो बीच का जो खाली जगह है ना, इसी की बात कर रहे हैं कि ये क्या है? ये आपका, इसमें हम पढ़ते हैं दिक् स्थान भराव संरचना होता है। ठीक है, क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। तो ये होता है कि एकक कोशिका के दिक् स्थान भराव निरूपित को कणों के वास्तविक आकार के साथ चित्रित करता है। ठीक है, ये एकक कोशिका हो गया। फिर आता है एक घनीय एकक कोशिका में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के वास्तविक कणों को दर्शाता है। तीन टाइप से हम कोशिका को दर्शा दिए और तीन प्रकार से हम इसको देखते हैं। ठीक है, ये भराव जो भी था, मतलब विभिन्न परमाणुओं के वास्तविक भागों को दर्शाता है। ये तीसरा पॉइंट था हमारा। ये ग आप देख रहे हैं कि एक एकक कोशिका में संबंधित परमाणुओं के वास्तविक भाग। ठीक है, यानी एक भाग लेते हैं हम, जैसे कि ये चार चार पोर्शन है ना, तो चार में अगर हम एक भाग लेते हैं तो कैसा होता है? इसका एक भाग, उसके बारे में दर्शाया गया है यहाँ पे ग वाले पॉइंट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है अंत केंद्रीय घनीय एकक कोशिका। ठीक है, अंदर की तरफ होगा ये एकक कोशिका होगा। इसकी जो फोटो होती है, पहले फोटो देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? अंत केंद्रीय घनीय एकक कोशिका है। ठीक है, पहले हम देखें इसकी विपरीत संरचना, फिर दिक् स्थान भराव संरचना इसकी कैसी होती है, और एक एकक कोशिका जैसे संबंध परमाणु भाग देख रहे हैं। ठीक है ना? तो ये जो होती है, जैसे कि इसकी जो भराव होती है, मतलब भरने की होती है, वो किस टाइप की होती है? अंतर केंद्रित घनीय। ठीक है, ये आता है एग्जाम में, पूछ देता है, शॉर्ट फॉर्म में दे देता है बीसीसी। ठीक है, तो एकक केंद्रित घनीय यानी एकक केंद्रित कोशिका में एक परमाणु उसके प्रत्येक कोने पर और उसके अतिरिक्त परमाणु उसके अंत केंद्र में भी होता है। ठीक है, तो इस टाइप की जो संरचना में तीन टाइप की विपरीत संरचना देखें, दिक्स्थान देखते हैं, भराव देखते हैं। तो एक एकक कोशिका को वास्तविक रूप में संबंधित परमाणु के भाग हो के साथ दर्शाता है। यहाँ यह देखा जा सकता है कि अंत केंद्र का परमाणु पूर्णतः तय एकक कोशिका से संबंधित होता है, जिसमें वह उपस्थित होता है। इस प्रकार से हम इसको अंत केंद्रित कोशिका में देखते हैं। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट आता है, जैसे कि यहाँ जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर कितने कोने हो गए? कोने आप गिन रहे हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ कोना हो गया टोटल। ठीक है, तो इसमें जो बात करते हैं हम विपरीत संरचना में, इसमें कोना कितना हो गया? कोना जो होता है आठ हो गया।
और प्रति कोना परमाणु यानी एक स्थान पर केवल एक परमाणु को ही रख सकते हैं। तो 8 स्थान है, तो 8 स्थान पर टोटल 1/8 रखेंगे, तो कितना परमाणु आ जाएगा? एक परमाणु आ जाएगा। यानी 8 कोने पर परमाणु की रखने की कितनी हो गई? 8 कोना हो गया, और ये 1/8 प्रति कोना परमाणु हो गया, तो इसको मिला देंगे तो परमाणु हो गया, यानी एक परमाणु रख पाएंगे। ठीक है, एक कोने पर। तो एक कोने पर कितने रख पाएंगे? केवल एक। ठीक है, केवल एक परमाणु एक कोना पर रहेगा, यहाँ एक रहेगा, यहाँ एक रहेगा, ये यहाँ एक रहेगा, यहाँ एक। ये क्या हो गया? 8 कोना है तो आठों पर सिर्फ केवल एक एक परमाणु रख पाएंगे। जब अंदर वाली बात करते हैं तो अंदर में भी अंत केंद्रीय कितना है? उसमें अंत केंद्रीय तो एक ही है ना। यहाँ देख रहे हैं कितना है? एक ही है, तो एक पर एक ही रख पाएंगे हम। तो अंत केंद्रीय पर भी कितने रखेंगे? एक रखेंगे। प्रति एक एक कोष्टिका में परमाणुओं की कुल संख्या, टोटल परमाणु की संख्या कितनी आ रही है? टोटल परमाणु की संख्या आ रही है 2। ठीक है, ये हो गई परमाणु की संख्या। अगर परमाणु की संख्या हम बात करते हैं कि ये जो दिया हुआ है फोटो आपके सामने, अंत केंद्रीय घनीय दिया हुआ है, तो इसमें परमाणु की टोटल संख्या कितनी हम ले सकते हैं? तो केवल 2 ले सकते हैं। यानी एक केंद्र पर रहेगा और बाकी पर एक एक तो रहेगा, रख देते हैं। ठीक है, तो यहां से हम इसका निकाल पाए कि 2 परमाणु निकल गया हमारा। ठीक है, ये सारा इसका क्या हो गया? इसका विवरण संरचना देखें हम। तो ये मतलब एक एक कॉर्नर पर कितना एलिमेंट रखा जाता है, जैसे कि कॉपर का हो गया, या एग्जाम्पल हम देखे थे ऊपर, जितनी संरचनाएं देखे थे, संरचनाएं पर जैसे Cu- हो गया, H+ हो गया, ठीक है, AgNO3 हो गया, तो ये सारा का सारा क्या है? ये सारा का सारा जब आयन में ब्रेक होता है, Ag+NO3-, तो इसको रखने का है। कॉपर की संरचना आती थी पहले एग्जाम में, लेकिन अब एग्जाम में बहुत शॉर्ट कर दिया है। सॉलिड स्टेट से बहुत कम ही क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ अंतर पूछ लिया जाता है और उसके दो चार टाइप के बारे में मतलब उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया जाता है। लेकिन पहले ये आता था न्यूमेरिकल टाइप का, अब नहीं उतना आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। तो फलक केंद्र यानी कहाँ पर होगा? ये फेस पर होता है। यहाँ केंद्र होगा, जैसे कि यहाँ जो पिक्चर अगर हम देखें इसका फलक केंद्रीय का, तो ये कहाँ पर होता है? फेस पर होता है। ये जो होता है, ये क्या है? ये फलक है, यानी ये फेस है। यहाँ पर जो केंद्र है ना, केंद्र में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं केंद्रीय फलन बोलते हैं। ठीक है ना, फलन केंद्रित कोशिका बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पर केंद्र में है। इसका भी फेस होगा, यहाँ भी फेस है ना, इसका भी फेस होता है। ये जो फेस है, यहाँ भी फेस है, तो इसका भी केंद्र होगा, यहाँ भी केंद्र होगा, और पीछे वाले का भी केंद्र होगा, आगे वाले का भी केंद्र होगा। टोटल कितना केंद्र आ जाएगा इसमें? वो उसी को काउंट करते हैं अभी। ठीक है, तो हम पिक्चर में देखें अभी केंद्र के बारे में कि इसकी जो कोशिका है वो किस टाइप की होती है। ठीक है, तो ये जो होता है वो इसके फलक केंद्रित घनीय बोलते हैं इसको, यानी एफसीसी शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे। एकक कोशिका में परमाणु सभी कोनों पर और घन के सभी फलकों के केंद्रों पर पाए जाते हैं। देखा गया अभी पॉइंट फिगर में कैसा था? फलक केंद्र पर उपस्थित प्रत्येक परमाणु दो निकटवर्ती एकक कोशिकाओं के मध्य सहभाजित होता है। प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित परमाणु दो चिह्नित कोशिकाओं के मध्य सहभाजित होता है। प्रत्येक परमाणु केवल 1/2 भाग पर एक कोशिका में सम्मिलित होता है। चित्र में हम फलक केंद्रिका को देखें। अभी पहला देखेंगे विपरीत संरचना इसकी कैसी है, फिर दी का स्थान भराव देखेंगे। तीसरा हो गया एकक कोशिका का वास्तविक रूप संबंधित परमाणुओं के साथ में कैसा दर्शाया गया, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि जितना उसका कोना जो था, कोना कितना है? 8 है, और परमाणु पे प्रति एकक कोशिका कितना है? 8 ही है। तो एक परमाणु यहाँ से मिला। अब 6 ठो फलक था उसका, 6 को फलक में निकालेंगे तो 3 परमाणु मिला। टोटल अगर एक कोशिका की बात करें उसके लिए, तो ये टोटल 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है कि एकक कोशिका मतलब यहाँ से अगर निकालना है, जैसे इसकी जो पहला पॉइंट हो गया विपरीत संरचना हो गया, ये दी का स्थान भरा हो गया, और एक एकक कोशिका जो होता है वो संबंधित अणुओं का वास्तविक भाग देख रहे थे ग वाले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी अब एट पॉइंट के निवृत्त संकुलित संरचना किस टाइप की होती है? ठीक है, तो
निविड़ संकुलित संरचना की बात करते हैं तो ठोसों में अवयवी कण जो निविड़ संकुलित होती है उसके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है, ठीक है। आइए हम अवयवी कणों को स्वरूप कठोर गोले मानते हुए इन पदों में त्रिविमीय संरचना को निर्मित करें, ठीक है। पहले हम फोटो दिखा दे तब क्लियर होता है। ये क्या है? एक निविड़ संकुलन है, ठीक है। ये एक टाइप हो गया निविड़ संकुलन का। ये भी क्या है? यहाँ देख, ये भी क्या है? ये भी एक निविड़ संकुलन है, ठीक है। तो ये क्या होता है? निविड़ संकुलन यानी ये जो होता है एंग आप देख पा रहे हैं कि ये मिल रहा है आपस में, तो ये कैसा मिल रहा होगा इसके बारे में होगा, ठीक है। तो इसको हम पहले देखते हैं कि किस कितने टाइप के आते हैं। तो पहला है कि एक बीमा में निविड़ संकुलन यानी एक साथ रखे गए हों सारे के सारे, ठीक है। वो क्या हो गए? एक बीमा में निविड़ संकुलन हो गए। एक विमीय निविड़ संकुलन संरचना में गोलों और व्यवस्थित करने के केवल एक विधि है जिसमें एक पंक्ति में एक दूसरे से को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किया जाता है। व्यवस्थित करके ऐसे रख दिए थे। जब 7 को जीरो बनाते हैं तो किस टाइप का बनते जाता है? इस तरह, ठीक है। तो एक पंक्ति में जब हम रख देते हैं उसको तो क्या कहते हैं? एक विमा में निविड़ संकुलन बोलते हैं उसको, ठीक है। यहाँ फोटो देखे थे अभी, ये क्या था? निविड़ संकुलन था, एक विमा में गोलों का निविड़ संकुलन, ठीक है। इस व्यवस्था जो होता है, इस व्यवस्था में मतलब दो गोला को एक साथ रखा जाता है, एक के संपर्क में रखा जाएगा, सटा सटा के इसको रख दिया जाता है। एक कोने के निकटतम गोलों की संख्या को उसकी उपसहयोजक संख्या कहते हैं। यहाँ एक वर्ड आ रहा है उपसहयोजक संख्या, ठीक है। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर इसको इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं उपसहयोजक संख्या, यानी इसको मिलने की कितनी संभावना है। एक के साथ एक ही अटैच होगा, एक के साथ एक ही अटैच होगा, एक के साथ एक ही अटैच होगा, ठीक है। ये हो गया। इस प्रकार एक विमीय निविड़ संकुलन व्यवस्था में उपसहयोजक संख्या 2 है, ठीक है। एक साथ यहाँ एक कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, तो इसकी कितनी मतलब संभावना है जुड़ने की? तो 2 ही है। इससे मतलब एक बार ये आ जाएगा, एक बार ये आ सकता है, एक साथ ये आ सकता है, एक साथ ये आ सकता है, का मतलब अलग अलग आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है। ये क्या हो गई? एक विमा में गोला के निविड़ संकुलन हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट। दो है आपका द्विविमा में निविड़ संकुलन, यानी दो बीमा में यहाँ देख रहे थे कि जो इसकी संकुलन है वो कितनी है? दो बीमा में, एक बीमा हो गया, दो बीमा हो गया, ठीक है। ये जो है यहाँ पर एक है, दो है, तीन है, चार गैप मिल रहा है और ये लाइन मिल जा रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गए? दो बीमा वाला हो गया। तो दो बीमा में निविड़ संकुलन में दो द्विमीय निविड़ संकुलन संरचना निविड़ संकुलित गोलों की पंक्तियों को एक साथ व्यवस्थित करके रखकर जनित की जा सकते, उसे बोलते हैं। भिन्न प्रकार की होती हैं ये भी, ठीक है। द्विमीय निविड़ संकुलन पहला होता है कि द्वितीय पंक्ति को प्रथम के संपर्क में इस प्रकार रखा जा सकता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति में गोले के ठीक ऊपर हों एवं दोनों पंक्तियों के गोले क्षैतिज एक साथ ऊर्ध्वाधर रूप में संरेखित हो। यदि प्रथम पंक्ति को हम एक प्रकार की पंक्ति कहते हैं तो द्वितीय पंक्ति को भी एक प्रकार की, वो भी एक प्रकार की ही होगी। और इसकी पैकिंग कैसी होती है? वो ए प्रकार की व्यवस्थित होती है। इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला चार निकटवर्ती गोला के संपर्क में रहता है। इस प्रकार द्विमीय उप संयोजक संख्या 4 होती है। यहाँ जो कितनी पॉसिबिलिटी है? टोटल यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटी है। ये हो सकता है इसकी उप संयोजक संबंध हो गया, ठीक है। तो ये उसकी ए प्रकार की हो गई, ठीक। तो 4 हो गया इसका उप संयोजक संख्या, कितनी हो गई? 4। साथ ही ये सन्निकट चार गोलों के केंद्रों पर जोड़ा जाता है, यानी 4 गोला होगा और उसके केंद्र पर हम इसको जोड़ा जाएगा, ठीक है। वर्ग प्राप्त होता है। इस संकुलन को द्विमीम में वर्ग निविड़ संकुलन कहा जाता है, ठीक है। ये यहाँ देखें 4 गोला है, 4 गोला के निविड़ संकुलन के रूप में था, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ठीक है। तो द्विविमा में निविड़ संकुलन देख रहे थे अभी। द्विविमा निविड़ संकुलन कैसा है? ये इस प्रकार का होता है, यानी दो में होगा। ये इसको मिलाने के लिए उप संयोजक कितनी होगी? इसके 4 हुए।
अब बात करते हैं द्विविमा निविड़ संकुलन, ठीक है। वो क्या था? अच्छा, द्विविमा निविड़ संकुलन दो बार हो गया है, कोई बात नहीं। एक हो गया और उसका शायद दूसरा पॉइंट होगा। हाँ हाँ, दूसरा है, ठीक है। ये पहला हो गया इसका। अब इसी का दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट था यहाँ पर, और दूसरा देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, जो इसकी व्यवस्था होती है दूसरे वाले में, दूसरे वाले की व्यवस्था कैसी होती है? वो दूसरे वाली की व्यवस्था होती है, उसको हम रखने के लिए क्या करते हैं, ये ए बी के रूप में हम रख देते हैं। इसका जो उप संयोजक कितना होगा, इसका 6 होगा, ठीक है। टोटल 6 होगा उप संयोजक। एक साथ जोड़ेगा कितना को जोड़ सकता है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। 6 बार जुड़ेगा, इसका उप संयोजक होगा, ठीक है। तो ए प्रकार कहा जाता है, और द्वितीय पंक्ति जो भी भिन्न है बी प्रकार कहा जाता है, ठीक है ना। जो एक प्रकार है इसको बी प्रकार हो गया, ये प्रकार हो गया, दो प्रकार हो गए हैं इसके। दो प्रकार में इसको हम रखते हैं, ठीक है। ये गोला हो गया, ये गोला हो गया, ये गोला हो गया, पृथ्वी का गोला हो गया। और इसको रखने के लिए क्या करते हैं, ऐसे इसको वार्ड 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 मिला देते हैं, ठीक है। हो गया। तो जब तृतीय पंक्ति को द्वितीय पंक्ति के निकट संतरित रूप में रखा जाता है, तो उसके गोले प्रथम तल के गोले के संतरित रेखा में होते हैं। अतः यह तल भी ए प्रकार की का ही होता है। और इसको रखते कैसे हैं? ए बी प्रकार से रखते हैं, ठीक है। जो इसमें निकटवर्ती गोला के संपर्क में रहता है, और द्विमीय उप संयोजक संख्या लमसम 6 होती है। अभी उप संयोजक संख्या कितनी थी उसकी? 6 है। और इस संकुलन में द्विमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन कहा जाता है इसको। इसको कौन सा संकुलन कहा जाएगा? इसको बोला जाएगा द्विविड़ षटकोणीय संकुलन संकुलन कहा जाता है, ठीक है। तो हो गया। हाँ की बात करें तो देखा गया कि तल में कुछ रिक्तियां रह गई हैं, और इन रिक्तियों में आकृति दी गई है। आकृति जैसे कि अलग अलग आकृति टाइप का होगा, ठीक है। यहाँ पर फोटो है ए बी के रूप में रखने वाला, ठीक है ना। ठीक है, ए बी के रूप में रखा गया है अभी, ठीक है। और ये हो गया आपका उप संयोजक हो गया, संख्या 4 हो गई। पहले वाला था ये। आप दूसरा पॉइंट देख रहे थे अभी। ए बी द्विमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया। और शीर्ष जो होता है ऊर्ध्वमुखी होती है। अगली पंक्ति में जो होता है उसको अधोमुखी बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मतलब जो द्विमीय षटकोणीय जो होता है निविड़ संकुलन जो होता है, जब हम यह देखा जा सकता है कि इस तल में कुछ रिक्त स्थान है। यह त्रिकोणीय आकृति की है, और त्रिकोणीय रिक्तियां दो प्रकार की होती हैं। एक पंक्ति में त्रिकोणियों का शीर्ष ऊर्ध्वमुखी होता है, और अगली पंक्ति में अधोमुखी होता है, ठीक है। दो मुखी हो गया इसका। आगे पढ़ते हैं। जैसे तीसरा पॉइंट आता है, त्रिविमा में निविड़ संकुलन पढ़ते हैं, ठीक है। त्रिविमा निविड़ संकुलन क्या होता है? सभी वास्तविक संरचनाएं त्रिविम संरचनाएं होती हैं। यह द्विमीय परतों को एक दूसरे के ऊपर रखने के प्राप्त की जा सकती है। पिछले खंड में हमने द्विमीय निविड़ संकुलन के रूप में रखने के प्राप्त विवेचना की, जो कि दो प्रकार से होती हैं। पहला होता है वर्ग निविड़ संकुलित, और षटकोणीय होता है निविड़ संकुलित। आइए हम देखते हैं कि इसमें कितने प्रकार के त्रिविमीय निविड़ संकुलन प्राप्त किए जा सकते हैं। त्रिविमीय निविड़ संकुलन कितने प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं? तो द्विमीय वर्ग निविड़ संकुलन परतों में त्रिविमीय निविड़ संकुलन, द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन में परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन को प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। तो पहला है, जब द्वितीय निविड़ संकुलक परत को प्रथम के ऊपर से रख देते हैं, तो ये क्या होता है? ए पैटर्न का आता है। अभी हम पढ़े थे, ए पैटर्न का आता था। और इसमें नियमतः अनुपालन करने से, पंक्ति को दूसरे निकट में रखने से, पूर्णतः क्षैतिज तथा साथ ही ऊर्ध्वाधर रूप से सीधे में रखते हैं, ठीक है। और परतों को एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं। गोला जितना होता है वो एक के ऊपर एक ऐसे रख देते हैं, ठीक है। ठीक। और इसका पैटर्न कैसा होना चाहिए? ए पैटर्न होना चाहिए इस प्रकार। हम यह जान जान सकते हैं कि जो
द्विमीय वर्ग निविड़ संकुलन है तो किस टाइप का होता है? इसकी एकक पुष्टिका अधघनीय एकक पुष्टिका है, ठीक है। जैसे एक यहाँ पर फोटो है, इसको व्यवस्थित से बनाने वाला सरल घनीय बोल सकते हैं। देखिए सरल घनीय है ये जालक है। चार हो गए, निकाल लेंगे इसका जो भी फेस निकालना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है द्विमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित परतें। ये जो होता है वो ए बी करके होता है, ठीक है। तो मुख्यतः हम इसको समझते हैं क्योंकि ये जो पॉइंट है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। द्विमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित परतों से त्रिविड़ निविड़ संकुलन बनाएंगे, ठीक है। इसमें परतों को एक दूसरे पर रख करके त्रिविड़ संकुलन निम्नलिखित प्रकार के जनित जा सकती हैं। पहला है कि द्वितीय परत को प्रथम के ऊपर रखना होता है, ठीक है। यानी जो इसका द्वितीय परत दिया हुआ है, ठीक, उसको कौन से परत पर रखेंगे? उसको पहले परत पर रखते हैं, ठीक है ना। यानी ये जो है एक पीछे वाला परत हो गया, ये पीछे वाला परत हो गया, ये पीछे वाला परत हो गया, उसको ऊपर रख दिए, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। निविड़ संकुलत परत को रख लेते हैं इसमें। और जो भी इसमें गोले होते हैं प्रथम तल के प्रथम परत के अवनमनों में आ जाते हैं, क्योंकि दो परतों के गोले भिन्न प्रकार से संरेखित हैं। अतः द्वितीय परत को हम बी परत कहते हैं। देखा जा सकता है पिक्चर में, देखें प्रथम तल भी सभी रिक्तियां द्वितीय परत के गोले को आवृत नहीं होते हैं, इससे अलग अलग व्यवस्था में उपस्थित होती हैं। जो द्वितीय परत गोला परत परत होता है, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पर चतुष्फलीय रिक्त, ठीक है। ये जो पॉइंट दिया हुआ है चतुष्फलीय रिक्त है, यानी चार पॉइंट से मिलकर के बना हुआ एक पहला है, एक दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। ये जो है रिक्त का मतलब होता है खाली। यानी ये जो पोर्शन है वो चार एटम से मिलने के, चार गोले से मिलने के बाद इसे जो खाली स्थान बनता है उसको क्या बोलते हैं? चतुष्फलीय रिक्त बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि जब इन गोलों को केंद्र से मिलाया जाएगा तो चतुष्फलीय रिक्त बनता है, ठीक। यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, और एक ऊपर बनता है, एक उसके ऊपर बनता है, तो नीचे वाला जो पोर्शन वो तो खाली हुआ ना। तो उसको क्या बोलेंगे? चार पॉइंट से मिलने वाले रिक्त को क्या बोलते हैं? चतुष्फलीय रिक्त बोलते हैं, ठीक है। ये जो है तीन यहाँ देख सकते हैं, ये जो है पॉइंट क्या है? ये चतुष्फलीय रिक्त होता है। और ये जो पोर्शन होता है ये क्या है? चतुष्फलक होता है, ठीक है। ट्रायंगुलर शेप निकलता है यहाँ से। और इसके ऊपर अगर हम इसको रख देंगे तो ये क्या बनेगा? ये अंदर जो रिक्त बन गया वो क्या होगा? चतुष्फलीय रिक्त हो गया, ठीक है। चतुष्फलक हो गया। तो पॉइंट हमने फिगर में देखा। और इसको अंकित करने के लिए हम दिखाते हैं टी और ओ से दिखाते हैं, ठीक है। जो पिक्चर में साफ दिख रहा है कि जितना टी है वो क्या है? सब मतलब ट्रायंगुलर शेप का होता है। और वो जो होता है वो क्या है? सारा का सारा ये टी और वो से दोनों चीज को दिखाते हैं। यानी जो नीचे वाला जो मिल रहा है तीन ठो में जो ट्रायंगुलर मिल रहा है, और फिर ऊपर वाला जो मिल रहा है उसमें क्या मिल रहा है? उसमें ओ मिल रहा है, ठीक है। तो निविड़ संकुलित गोलों की दो परतों में रखा गया है। टी जो है वो क्या है? चतुष्फलीय रिक्त है। और वो जो है हमारा क्या है? वो अष्टफलीय रिक्त है, यानी आठ गो फल मिलेगा तब जा करके अष्टफलीय रिक्त बनता है, ठीक है। सारा क्या है? आठ वाले को हम क्या बोलते हैं? अष्टफलीय रिक्त को ओ से डिनोट करते हैं। चतुष्फलीय रिक्त को टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अन्य स्थानों पर द्वितीय परत की त्रिकोणीय रिक्तियां प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्तियों के ऊपर होती हैं, और त्रिकोणीय आकृति अति व्याप्त नहीं होती हैं। इसमें एक त्रिकोण का शीर्ष ऊर्ध्वमुखी और दूसरे का अधोमुखी होता है। इसको ध्यान दीजिएगा कैसा होता है आमने सामने। एक का जो शीर्ष होता है, त्रिकोण का शीर्ष होता है वो ऊर्ध्वमुखी होता है, दूसरा क्या होता है? अधोमुखी होता है। वो जो अंकित किया गया है वो रिक्त छह गोलों से घिरी होती है। और जो टी जो होता है, और इन्हें हम किससे कहते हैं? अष्टफलीय रिक्त कहा जाता है। जो ओ अभी बात की है, और टी जो होता है वो क्या है आपका? यहाँ चतुष्फलीय रिक्त है, और जो है वो अष्टफलीय रिक्त है, ठीक है। ये जो हो गया निविड़ संकुलन, देखते हैं इसका कितना होता है। यहाँ जो गोला है, गोला की संख्या पर निर्भर करती है, ठीक है ना।
जो निविड़ संकुलन होती है। माना कि निविड़ संकुलन गोला में संख्या मान लेते हैं n है, और हम जानते हैं अष्टफलीय रिक्तियां जो होती हैं कितनी संख्या n है, और चतुष्फलीय को 2n से दिखा देते हैं। अष्टफलीय रिक्ति ये आप देख पा रहे हैं, इसमें 8 गो होगा, और ये अष्टफलीय रिक्तियां हो गया, ये अष्टफलक हो गया। ठीक है, ये सारा पॉइंट हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो तृतीय परत को द्वितीय परत पर रखा जाता है जब अगला पॉइंट है, यानी ये आपका इसमें देख लेते हैं। ठीक है, ये पहले एज्यूम कर लें सामने कि षटकोणीय संकुलन है, घनीय निविड़ संकुलन है, षटकोणीय निविड़ संकुलित होता है, और एक फलक घनीय होता है। ठीक है, तो ये ख पॉइंट हो गया, ये आपका क हो गया, ये आपका ख हो गया, ये ग पॉइंट हो गया। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, अभी इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, सारा का सारा। ठीक, तो चतुष्फलीय रिक्त में इसका जो भी पैटर्न होता है वो ए बी पैटर्न से लिखते हैं। द्वितीय परत की चतुष्फलीय रिक्तियों को तृतीय परत के गोलों द्वारा आच्छादित किया जा सकता है। इस स्थिति में तृतीय परत के गोले प्रथम परत के गोले के साथ पूर्णतः संरेखित होते हैं। इस प्रकार गोले का पैटर्न एकांतर परतों से पुनरावृत्त होता है। इस पैटर्न को प्राय ए बी लिखते हैं, और इसकी संरचना जो होती है, कैसी संरचना होती है, वो षटकोणीय निविड़ संकुलित होती है, यानी एससीपी। ये जो दिख रहा है वो षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना है। ठीक है, षटकोणीय निविड़ संकुलित होती है, और इस प्रकार की परमाणुओं की व्यवस्था कई धातुओं जैसे मैग्नीशियम के रूप में और जिंक में पाई जाती है। ठीक है, ये सारा ए बी है। संकुलित षटकोणीय संकुलन देखें आप, षटकोणीय निविड़ संकुलित देखें आप, एससीपी हो गया। ठीक है, ए बी, और इसकी जो भी षटकोणीय ये है, घनीय ये है, ये भी घनीय है, फलक केंद्रित हो गया ये। ठीक है, किताब में दिया हुआ एनसीईआरटी किताब में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आता है अष्टफलीय रिक्तियां और आच्छादन। ठीक है, अष्टफलीय रिक्तियां यानी 8 फल। ठीक है, ये आपके सामने है अष्टफलीय रिक्त। ठीक है, ये क्या है, अष्टफलीय रिक्त है। ठीक है ना। तो तीसरी परत दूसरी परत के ऊपर, तीसरी परत कौन सी है, पहली, अच्छा पहली, दूसरी, ये पहली होगी, ये दूसरी होगी, तीसरी, अच्छा तीसरी के ऊपर दूसरी, फिर उसके ऊपर एक। ठीक है, 3 परत। ठीक है, तो अष्टफलीय रिक्तियां आच्छादित होते इस प्रकार रखने पर तीसरी परत गोले प्रथम अथवा द्वितीय किसी परत के सारेखित नहीं होते हैं। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, सी प्रकार कहा जाता है। इसमें जो अष्टफलीय रिक्तियां हम बना रहे हैं, उसमें क्या है, गोला रख रहे हैं, वो क्या होते हैं, इसका जो एक परत हो गया, दूसरा परत हो गया, तीसरा परत हो गया, एक रेखा में नहीं होती हैं। तभी तो होगा, जैसे बॉल को, बॉल के ऊपर अगर 3 बॉल मान के चलते हैं, हम नीचे रख रहे हैं 3 बॉल, 8 बॉल रख रहे हैं, 8 बॉल के ऊपर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, उसके ऊपर कितना आएगा, 4 आएगा, फिर 2 आएगा। इस टाइप का शेप मान लेते हैं, बॉल को हम रख देते हैं, यहाँ बॉल, यहाँ बॉल, यहाँ बॉल, यहाँ बॉल, यहाँ बॉल, यहाँ बॉल। ठीक है, तो ऐसे रखने से एक रेखा में तो नहीं है ये, मतलब रेखा तो ये सीधा लेंगे ना, मानेंगे इसमें। तो गोले जो है प्रथम प्रथम परत के गोले के साथ संरेखित होते हैं। ठीक है, पिक्चर में हम देखें अभी, ये फोटो देखिए, परतों किस में रखा गया है, ए बी सी। ठीक है, इस व्यवस्था में हम जब अष्टफलीय रिक्तियां आच्छादित नहीं होता है, ठीक है, तो एक ही बात करते हैं, यानी परत इसका देखें कैसा परत है। नीचे ये परत रखा गया, एक परत यहाँ, एक परत ऊपर, एक परत नीचे। इसको अलग अलग बांट करके देख सकते हैं, तो ये एक रेखा में नहीं होती है। इस व्याख्या द्वारा निर्मित होने वाली संरचना जो होता है, अंश उसके परिणाम स्वरूप घनीय निविड़ संकुलन यानी सीसीपी फॉर्म करेगा। इसको बोलते हैं घनीय निविड़ संकुलन फॉर्म करता है, और फलक केंद्रीय फॉर्म करता है, एफसीसी करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा यौगिक का सूत्र और संपूरित रिक्तियों की संख्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या होता है रिक्तियां, तो समझते हैं। हमने से पहले खंड में सीखा कि जब कणों के निविड़ संकुलन को सीसीपी अथवा एससीपी फॉर्म में लिख लेते हैं, तो 2 प्रकार की रिक्तियां जानी, मतलब जान में आए, हम लोग को पता चले। ठीक है, तथा जालक में उपस्थित अष्टफलीय रिक्तियां
और निविड़ संकुलित कणों की संख्या के बराबर होता है, जबकि जनित चतुष्फलीय रिक्तियां संख्या इस संख्या की दोगुनी होती हैं। आयनीय ठोसों में बृहत आयन, साधारण ऋणायन और साधारण धन आयन, ठीक है। तो निविड़ संकुलित संरचना बनाते हैं और लघुत्तर आयन यानी साधारण आयन, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, निविड़ संकुलित संरचना बनाते हैं, जो अभी हम बताएं कि Mg प्लस है और Cl माइनस, ये क्या है, ऋण आयन और धन आयन हो गया, ठीक है। ये दो टाइप के हो गए, जैसे कि हम बात कर लेते हैं Mg प्लस की बात कर लेते हैं, Cl माइनस बात कर लेते हैं, ऋणायन, धनायन और ऋणायन, ठीक है। कॉपर का होगा, जेडेनो का होगा, या CO2 का होगा। इस टाइप का जितना एफसीसी फॉर्म करता है, जितना संरचना हो गया, ये सारा का सारा क्या है, निविड़ संकुलन संरचना है, ठीक है, जो कि डिफरेंट टाइप के संरचना बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा पॉइंट हमने कवर किया अभी। ये सारा मिलकर के क्या बनाते हैं, निविड़ संकुलित संरचना बनाते हैं, जो कि अगर पॉजिटिव होगा बृहत आयन जिसको बोलते हैं साधारण यानी ऋणायन, और लघुत्तर आयन क्या होगा, वो धनायन होगा। यदि धनायन पर्याप्त लघु में, तब चतुष्फलीय रिक्तियां यदि बृहत हो तो अष्टफलीय रिक्तियां अध्यासित होता है। सभी चतुष्फलीय अथवा अष्टफलीय रिक्तियां अध्यासित नहीं होती हैं। किसी दिए गए यौगिक में अष्टफलीय अथवा चतुष्फल की रिक्तियां अध्यासित होने वाला अंश यौगिक के रासायनिक सूत्र पर निर्भर करता है, जिसे उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। तो अगला टॉपिक होगा हमारा कि संकुलन क्षमता, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, अगले टॉपिक में कवर करेंगे इसको। तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ठीक है। और अगला टॉपिक देखना ना भूलें, ठीक है। ओके, थैंक यू।